Okay, so finally what were we studying? We were studying this chapter noun. ठीक है, और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था नाउन के बारे में. आज लास्ट क्लास ही होगी नाउन की. तो लास्ट के कुछ 11 रूल्स जो आपके रहते हैं उनको आज हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे. ठीक है, तो कल की क्लास में हमने 17th रूल नंबर तक कर लिया था और आज की क्लास जो है इसी का कॉन्टिन्यूएशन रहेगा. 18th रूल जो है आज हम बेसिकली क्या करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए लेट्स सी 18 रूल क्या बोलता है. अभी 18 रूल पढ़ने से पहले ना देखो, मेरा ये रहता है कि हम लोग ना कॉन्सेप्ट को पहले देख लें, जो भी रूल में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ताकि फिर रूल को पढ़ना इजी हो जाए. ठीक है, प्रोनाउन अब तक सबको पता चल गया. मैं हमेशा बताती हूँ प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं. ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको रिप्लेस करते हैं, जो रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन को. ठीक है, ओके. अब प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो सकता है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा जो बोल रहा है, स्पीकर. जैसे आप और मैं, अभी ये क्लास चल रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लास. यहाँ पे क्या है, टीचर, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ओके ओके, तो जो इंसान बात कर रहा है, द पर्सन हु इज अ स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, राइट. जो लोग सुन रहे हैं डायरेक्टली, जैसे आप लोग क्लास में मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग क्या होगे, सेकेंड पर्सन, राइट. यू आर द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. और उसके अलावा थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होगा, देखो अभी क्लास में जो लोग प्रेजेंट हैं वो सब क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन. और जो लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होंगे, स्पीकर और लिसनर के अलावा किसी की अगर बात हो रही है. ठीक है, तो ये क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, अब आप कहोगे मैम थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि हम लोग ये 18th रूल जो है अच्छे से पढ़ पाए. देखो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अभी सबको ये तो समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर होता है. ठीक है, इट इज द स्पीकर. सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है लिसनर. ठीक है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है वो कोई भी थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. ठीक है, सिंगुलर कौन से होते हैं, देखो सिंगुलर जो है वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर होते हैं आई, मी, माई. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, आर, वी, ये क्या हो गए, प्लूरल. यू इज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और प्लूरल अगर मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ क्लास में तो भी मैं यू वर्ड का यूज करूंगी, और अगर मैं पूरी क्लास से बात कर रही हूँ तो भी मैं यू वर्ड का यूज करूंगी. तो सिंगुलर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू ही होता है और प्लूरल भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू ही होता है. ठीक है, सिंगुलर में थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, ही, शी, इट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, देयर, देम. ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो रिप्लेस करते हैं नाउन को. प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है. फर्स्ट पर्सन कौन होगा, स्पीकर जो बात कर रहा है जैसे कि मैं. सेकंड पर्सन होगा लिसनर, जैसे कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हो. और थर्ड पर्सन कौन होगा, कोई भी थर्ड पर्सन जिसकी हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो हमें लाइव नहीं देख रहे हैं. ठीक है, उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो रूल है, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, अब उस सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी यूज करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी यूज करना है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी अगर यूज करना है, तो इन तीनों प्रोनाउंस को यूज करने का सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में यूज करोगे, पहले आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करोगे या सेकंड करोगे या थर्ड करोगे. तो इस चीज के बारे में ये रूल क्या करता है, बात करता है. अब देखो, अगर कोई भी नॉर्मल सेंटेंस होगा, इफ देयर इज एनी नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, अगर कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आप कैसे यूज करोगे, मैं आपको बता देती हूँ. देखो, अगर कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल मतलब कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो उसमें जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो बेसिकली आप कैसे यूज करोगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप पहले लिखोगे सेंटेंस में, उसके बाद आप लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद लास्ट में लिखोगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, फिर लिखोगे वर्ब, और उसके बाद बेसिकली क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग क्या सीक्वेंस यूज करते हैं प्रोनाउंस का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखते हैं.
तो नॉर्मल सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को यूज करने का जो सीक्वेंस है, अगर तीनों प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो क्या होगा, 2 3 1। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जहां पे आप बेसिकली कुछ भी गलती करके कन्फेस कर रहे हो या कोई भी नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, वहां पे बेसिकली जो प्रोनाउंस का सीक्वेंस है वो क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप पहले यूज करते हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन फिर उसके बाद लिखते हो, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन लास्ट में लिखते हो, फिर सेंटेंस में आप वर्ब लिखते हो और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर तीनों प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं तो इस सीक्वेंस के साथ 1 2 3 सीक्वेंस के साथ आप क्या करोगे, प्रोनाउंस को यूज करोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही जो है वो ये रूल बोल रहा है। ठीक है, देखो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इन नॉर्मल सेंटेंस। तो इफ प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी यूज्ड टुगेदर, अगर ये जो प्रोनाउंस हैं डिफरेंट पर्सन्स के, अगर इनको आपको टुगेदर यूज करना है एक ही सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, द सीरियल ऑर्डर ऑफ द पर्सन शुड बी एज फॉलो। तो ये जो पर्सन्स हैं इनका जो सीरियल ऑर्डर होगा, इनका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, नॉर्मल सेंटेंसेस में आप क्या सीक्वेंस रखोगे, 2 3 1 रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, और अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जहां पे आपने मिस्टेक या अपनी कोई गलती एक्सेप्ट की है या कोई कन्फेशन किया है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में आप बेसिकली क्या रखोगे, सीक्वेंस 1 2 3 रखोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो दो सीक्वेंसेस बनते हैं अगर एक सेंटेंस में ऑल दीज 3 प्रोनाउंस आर टू बी यूज्ड, तो दो सीक्वेंस बनते हैं 2 3 1 एंड 1 2 3, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो है नॉर्मल सेंटेंसेस के केस में है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के केस में है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, लेट्स सी द एग्जांपल। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, चलिए लेट्स सी। ये देखो एग्जांपल, यू ही आई हैव फिनिश्ड द वर्क। पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने काम फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले लिखा जो कि यू है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा रूल लगा, ये वाला, बिकॉज द सेंटेंस इज नॉर्मल। अब देखो ये वाला सेंटेंस, यहाँ पे कोई ना कोई कन्फेशन एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है, और एक नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस किया हुआ है, हेंस यहाँ पे जो रूल यूज करेंगे वो ये वाला आएगा, 1 2 3। ये देखो, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम। ठीक है, आप, मेरे को, आपको और उसको हमें क्या करना है, ब्लेम करना है, मतलब ब्लेम कर रहे हैं, आर टू ब्लेम, हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले आया, फिर सेकंड पर्सन आया और फिर थर्ड पर्सन। तो कौन सा रूल यूज हुआ, 1 2 3, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, प्रोनाउंस को अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ यूज करने हैं किसी भी सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में आप 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले लिखोगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। और नॉर्मल सेंटेंसेस में 2 3 1 का रूल यूज करोगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले लिखोगे, फिर थर्ड और फिर 1। यही जो है वो ये रूल क्या कह रहा है, बोल रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में बेसिकली मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, आई विल सी, आई विल रिस्पॉन्ड, राइट। मीनवाइल हम लोग वेट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वेटेड वेरी लॉन्ग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे परस्यू करती जाऊंगी। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं आप प्लीज उनको पोस्ट कर देना, जैसे ही जो मैं रूल समझा रही होंगी वो फिनिश होगा तो डेफिनेटली मैं चैट बॉक्स देख के आपका डाउट जो एड्रेस कर दूंगी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि आप दो वर्ड्स हैं, सम एंड एनी। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को आपको कहाँ यूज करना है। देखो सेंटेंसेस ना, जब हम टेंसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, या सेंटेंसेस चैप्टर भी जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे सेंटेंसेस जो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे हमने नाउन्स के बहुत सारे टाइप पढ़े, वैसे सेंटेंसेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन जो सेंटेंसेस की है वो क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई लव वॉचिंग मूवी। ठीक है, पॉजिटिव सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है। ठीक है, माई डॉग इज हंगरी, पॉजिटिव सा सेंटेंस है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट
गोइंग टू स्कूल क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नॉट वर्ड यूज हो गया। आई डू नॉट लव टू वॉच मूवीज, ठीक है, ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डू नॉट। माई डॉग इज नॉट हंग्री क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। जिन भी सेंटेंसेस में नॉट वर्ड लग जाएगा वो नेगेटिव हो जाएंगे। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, ये हम पढ़ेंगे, इनको अभी मत इंक्लूड करो इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे बेसिकली आप नॉट वर्ड को यूज करते हो या कोई भी नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? नॉर्मल सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से आपको एक आउटलुक देंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहां पूछना पूछाना हो रहा है वहां पे आप बेसिकली क्या करते हो? उनको, उन सेंटेंसेस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हो, ठीक है। जैसे देखो, एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। डू यू लव टू वॉच मूवीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जहां पे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, डू यू लव टू वॉच मूवी, डू यू नॉट लव टू वॉच मूवी, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। तो एक तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी जब आप नॉट वर्ड को यूज करना शुरू कर देते हो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव तो रहेगा ही वो, बट नॉट की वजह से नेगेटिव भी हो जाएगा। तो उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप नेक्स्ट रूल समझने के लिए आपको ये चार जो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस हैं ये समझ आ गए होंगे। हमें नेक्स्ट रूल के लिए सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। एफर्मेटिव, जो कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई लव माई डॉग इज हंग्री, आई लव टू वॉच मूवीज, ठीक है। उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंसेस जो बेसिकली क्या है? जो नॉट वर्ड को यूज करते हैं, नॉट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या आप किसी से पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये 3 आपको नेक्स्ट रूल समझने के लिए जरूरत थी, ये तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब देखो, अब ये आपको बताएगा कि सम वर्ड को आप कहाँ पे यूज करते हो और एनी वर्ड को आप कहाँ पे यूज करते हो। देखो, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? सम वर्ड को यूज करते हो। और एनी को कहाँ यूज करते हो? नेगेटिव सेंटेंसेस में। और कौन से सेंटेंसेस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए? क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, आप बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस जो है यूसेज में समझोगे, सम और एनी। सम को आप कहाँ पे यूज करोगे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करोगे। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो एनी वर्ड है, एनी वर्ड को आप बेसिकली कहाँ यूज करोगे? एनी वर्ड को आप यूज करोगे नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल देखो, ये रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर 19 बोल रहा है, some is used in affirmative sentences to express quantity or degree and any is used in negative or interrogative sentences, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। इसके एग्जांपल्स बेसिकली क्या है? आई शैल बाय सम एप्पल्स। अब ये क्या है? पॉजिटिव सा सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं यूज हुआ। किसी का माइक अनम्यूट है, किस स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है? प्लीज चेक करो और इसको म्यूट करो। आई गेस somebody's mic is not mute। चेक करके इसको इसको वो करो। इसमें बेसिकली देखो, तो सम और एनी का जो डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। सम को आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो, एनी को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो। ये जो एग्जांपल है, आई शैल बाय सम एप्पल, पॉजिटिव है, तो हेंस यहाँ पे मैंने सम एप्पल मतलब कुछ एप्पल, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है ना एप्पल्स की, तो कुछ एप्पल्स खरीदने के लिए बात कर रहा है, आई शैल बाय सम एप्पल।
आई शेल नॉट बाय एनी एप्पल्स, एनी क्यों यूज किया, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या यूज करोगे, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, एनी यूज करोगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप क्या यूज करते हो, सम यूज करते हो, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटी को। और नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी यूज करते हो, सेम चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटी को। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझसे पूछना। इसमें ना एक रूल में, यहाँ पे सम के साथ एक रूल में एक्सेप्शन है। देखो क्या एक्सेप्शन है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बहुत सिंपल, सम को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करना, एनी को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में यूज करना। अब सम जो है ना, एफर्मेटिव के अलावा कई कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो जाता है, तो इसको आप एक्सेप्शनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो। लेकिन कब करोगे इसको यूज, इसको यूज करोगे जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हेन यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू समबडी और समवन इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू यू, तो उस केस में आप बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करोगे, सम को यूज करोगे। जैसे यहाँ देखो, some may be correctly used in interrogative sentences which are in fact request। जैसे will you please give me some water, अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट। मुझे कैसे पता चला, प्लीज वर्ड से, will you please give me some water। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इस केस में मैं सम के साथ क्या यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मैं क्या यूज कर रही हूँ, सम वर्ड को यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो था एक एक्सेप्शन था सम के यूसेज में। यूजुअली हम सम को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करेंगे। वो क्या सिचुएशन है, रिक्वेस्ट, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही होगी तब। ठीक है, सो दिस वाज योर रूल नंबर 19। रूल नंबर 20 देखो अब क्या बोलता है। देखो हम लोग ना यहाँ पे दो रूल्स जो हैं वो साथ करेंगे। कौन कौन से, रूल नंबर 20 हम साथ करेंगे और हम लोग करेंगे रूल नंबर 22 साथ। ये दोनों सिमिलर से रूल्स हैं, इनका यूज भी हम लोग वर्ड्स का ऑल्टरनेटिवली करते हैं या इंटरचेंजेबली करते हैं कभी कभी। ठीक है, और इनके मीनिंग भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर से ही निकलते हैं। ठीक है, अब देखो एक टेबल बना लेती हूँ। अ फ्यू, सॉरी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। देखो अब ये रूल्स हम लोग पढ़ ही लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये रूल्स, व्हाट आर दीज रूल्स सेइंग टू अस। देखो बहुत सिंपल है ये रूल्स। देखो अ फ्यू, यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग ना पहले ये टेबल से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो बन जाए। ठीक है, देखो फ्यू वर्ड आप कब यूज करते हो, फ्यू वर्ड या लिटिल वर्ड, ये दोनों वर्ड्स। ठीक है, ये आप कब यूज करोगे, ये आप यूज करोगे जब आपको बेसिकली क्या एक्सप्रेस करना होगा, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है या किसी भी चीज की शॉर्टेज को शो करना होता है सेंटेंस में। ठीक है, उसके साथ आप बेसिकली क्या यूज करते हो, फ्यू या लिटिल वर्ड यूज करते हो जब आपको कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को शो करना हो या किसी भी चीज की शॉर्टेज को शो करना हो या ऐसे बताना हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ये चीज बहुत थोड़ी सी है, इतनी कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नॉट मैनी। ठीक है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, इन वर्ड्स को यूज करोगे, फ्यू या लिटिल। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस इनका यूसेज समझो। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बेसिकली आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अभी मैं इनका यूज आपको समझा रही हूँ। तो फ्यू और लिटिल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां पे बेसिकली कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी या शॉर्टेज ऑफ समथिंग आपको एक्सप्रेस करनी होती है। आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हो कि मेरे पास ये चीज तो है बट आई डोंट हैव दिस थिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी, आई डोंट हैव मच ऑफ इट। ठीक है, आई नॉट मेनी, नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नथिंग इन क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स आते हैं अ फ्यू एंड अ लिटिल। अ फ्यू एंड अ लिटिल आप बेसिकली कहाँ यूज करते हो, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ।
ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ यूज करते हो, जहां आपको ये एक्सप्रेस करना होता है कि स्मॉल अमाउंट में आपके पास कोई चीज अवेलेबल है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में आपके पास कोई भी चीज क्या है, अवेलेबल है। तो अ फ्यू और अ लिटिल को आप कब एक्सप्रेस करते हो, जब आपको पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करना होता है या पॉजिटिव चीज को शो करना होता है, और आपको ये दिखाना होता है कि मेरे पास चीज तो है अवेलेबल बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल। ठीक है, और द फ्यू या द लिटिल को कब यूज करते हो, जब आपको ये एक्सप्रेस करना हो कि जितनी है मेरे पास बस उतनी की है, मतलब जितनी है उतनी से ही काम चलाना पड़ेगा टाइप्स। वट एवर देयर इज, जितनी भी है उतनी से ही काम चलाना पड़ेगा। जब आपको ये एक्सप्रेस करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, आप बेसिकली द फ्यू या द लिटिल यूज करते हो। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि आप लोगों को ये बेटर समझ में आ सके कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। देखो, द यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू शुड बी यूज्ड विद केयर, क्योंकि ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, नंबर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज को डिनोट करते हैं, ये बेसिकली किस चीज को डिनोट कर रहा है, फ्यू वर्ड नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखो, फ्यू का क्या मतलब है, सिर्फ फ्यू वर्ड का, नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नथिंग, कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, अपने जितना ही है। अ फ्यू का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट तो है मेरे पास, एटलीस्ट सम तो है मेरे पास। और फ्यू का क्या मतलब होगा, वॉट एवर देयर इज, फॉर एग्जाम्पल पानी है, जितना भी है उतना ही है बस। ठीक है, वॉट एवर देयर इज, जितनी की क्वांटिटी में अवेलेबल है बस उतना ही। ठीक है, तो द फ्यू किस चीज को एक्सप्रेस करता है, द फ्यू इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि जितनी की क्वांटिटी में है मेरे पास बस उतना ही, राइट। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ये इनकरेक्ट क्यों है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने अ फ्यू यूज किया। अ फ्यू जो है वो बेसिकली क्या शो करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करता है। ये दिखाता है कि थोड़े से लोग तो हैं ही। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या क्या बनता है, इस लाइन का मतलब ये बनता है कि कुछ लोग जो हैं उनकी वो फ्री फ्रॉम फॉल्ट होते हैं, उनकी उनकी गलतियां ही नहीं होती कभी। ठीक है, तो यहाँ अ फ्यू नहीं यूज कर सकते। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो फ्री फ्रॉम फॉल्ट है वो तो बहुत कम है, शॉर्टेज है उनकी, नॉट सब, मतलब नॉट मेनी, देयर आर नॉट मेनी पीपल हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ए फ्यू नहीं आना था, यहाँ क्या आना था, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, राइट। तो क्या आना था, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल दूं आपको, फ्यू वर्ड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, I have few friends in the city. अब यहाँ पे मैंने few वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या, कि मेरे ऑलमोस्ट नथिंग, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है इस शहर में, फ्यू फ्रेंड्स हैं, बहुत कम दोस्त हैं, नाम मात्र। नाम मात्र का क्या मतलब होता है, सिर्फ कहने को कि एक या दो ही फ्रेंड्स हैं। तो जब आपको शॉर्टेज शो करनी होती है, ये बताना होता है कि नॉट मेनी फ्रेंड्स, तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, आप फ्यू वर्ड यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा अ फ्यू। अ फ्यू वर्ड आप कब यूज करोगे, जब आपको किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करना होगा। जैसे कि कौन सी पॉजिटिव क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, अ फ्यू। अ फ्यू यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि थोड़ी सी बुक्स तो हैं शेल्फ पे, पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स तो हैं शेल्फ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, अ फ्यू यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, एक पॉजिटिव नंबर को, एक पॉजिटिव क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, कि कुछ दिन तो हम रुके पेरिस में, कुछ दिन तो हम रुके पेरिस में। यहाँ पे फ्यू वर्ड क्यों यूज किया था, क्योंकि मुझे ये बोलना था कि नॉट मेनी फ्रेंड्स, इस शहर में मेरे कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव नॉट मेनी, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। और अगर आप उस चीज को नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, राइट। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, फ्यू वर्ड आप कब यूज करते हो, जब आपको शॉर्टेज ऑफ समथिंग दिखानी हो, ये बोलना हो कि बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू टॉफीज। आई हैव फ्यू टॉफीज का क्या मतलब होगा, आई हैव फ्यू टॉफीज का मतलब होगा कि बहुत कम टॉफीज है, इतनी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं, राइट। सिमिलरली यहाँ ए फ्यू क्यों यूज किया, ए फ्यू इसलिए यूज किया, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, की शेल्फ है उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ तो बुक है,
कुछ तो बुक इन नंबर्स, राइट? वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हम कहाँ रुके? पेरिस में रुके, राइट? ओके, तो ये जो है ये आपके फ्यू के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बेसिकली क्या देख लेते हैं, अब हम देखते हैं द फ्यू के कुछ एग्जांपल। आप द फ्यू कब यूज करते हो? आप द फ्यू यूज करते हो जब आपको ये बताना हो कि जितना है उतना ही है, बस उतनी ही क्वांटिटीज में है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ और उसके बाद आप समझना इसको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू। अब ये देखो यहाँ द फ्यू यूज कर रही हूँ। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू हु truly, this is E, truly appreciates hard work. I think you are one of the few who truly appreciate hard work. ठीक है, यहाँ द फ्यू क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेस करना है कि जितने भी लोग हैं उनमें से तुम एक हो। जितने भी लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं हार्ड वर्क को, उनमें से यू आर द वन, ठीक है? तो यू आर वन ऑफ द फ्यू जितने भी हैं उनमें से यू आर द वन, राइट? तो वट एवर देयर इज, वट एवर नंबर ऑफ पीपल देयर आर हु अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, यू आर वन ऑफ देम, राइट? तो इस चीज को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यू के साथ क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। और सिमिलर हम लिटिल के केस में करते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है? यूज ऑफ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल। लिटिल जो है आप कब यूज करते हो? जब आपको ये एक्सप्रेस करना हो कि आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में, शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी में चीज है, हार्डली एनी है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म ही है बस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है? देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ये जो लिटिल वर्ड है, इसको देखो, इसको अगर हमें किसी सेंटेंस में यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगी? जस्ट अ लिटिल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? लेट मी जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल, मीनवाइल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट रूल, ठीक है? तो लिटिल का मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूं? लेट मी जस्ट थिंक ऑफ इट। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो है, देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। यहाँ पे लिटिल ना यूज करके अ लिटिल क्यों यूज किया है? अ लिटिल इसलिए यूज किया है बिकॉज हमें ये एक्सप्रेस करना है कि थोड़ी सी तो होप है रिकवरी की, राइट? थोड़ी सी तो होप है रिकवरी की। तो यहाँ पे जब आपको थोड़ी सी होप रिकवरी की एक्सप्रेस करनी है कि थोड़ी सी होप है, लिटिल बिट ऑफ होप, मतलब सम होप। और लिटिल का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब आपको सम होप एक्सप्रेस करनी है, उतनी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ी सी होप है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? अ लिटिल जो है यूज करोगे। तो अ लिटिल आप कब यूज करते हो? जब आपको थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ होप, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? और लिटिल कब यूज करोगे? लिटिल आप तब यूज करोगे जब आपको क्या एक्सप्रेस करना है? शॉर्टेज ऑफ समथिंग या शॉर्टेज ऑफ सम क्वांटिटी जो है उसको बेसिकली क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अब देखो लिटिल का कुछ और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, या आई स्पीक लिटिल जर्मन ले लो, ठीक है? आई स्पीक लिटिल फ्रेंच। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिटिल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे इतनी भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो बहुत ही कम आती है इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिटिल वर्ड यूज किया। आपको सेंटेंस पढ़ के उसकी सेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस में वो लिटिल वर्ड को किस तरीके से आपसे यूज कराना चाह रहा है। जैसे आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, ठीक है? तो लिटिल क्यों यूज किया? क्योंकि बहुत कम आती है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, थोड़ा सा ही टाइम था अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए, मतलब मेरे पास हार्डली एनी टाइम था होमवर्क फिनिश करने के लिए। तो जब मुझे हार्डली एनी टाइम या हार्डली एनी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? लिटिल वर्ड यूज करूंगी। और जब हम लिटिल वर्ड या सिर्फ फ्यू वर्ड यूज करते हैं तो वो एक तरीके से नेगेटिव क्वांटिटी या शॉर्टेज ऑफ समथिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? कुछ ऐसी चीज जो हमारे पास बहुत ज्यादा हायर अमाउंट्स में नहीं है, स्मॉल अमाउंट से भी नेग्लिजिबल अमाउंट में है वो चीज, ठीक है? उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इन दोनों वर्ड्स को क्या करते हो? यूज करते हो। अ फ्यू और अ लिटिल कब यूज करोगे? जब पॉजिटिव क्वांटिटी को बेसिकली यूज करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, इनको डिलीट करके मैं यहाँ पे
कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ इन सब के, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल अब क्या है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। अ लिटिल मिल्क मतलब एक बॉटल है, उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क ही रह गया, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, मे आई टेक अ लिटिल बाइट फ्रॉम योर केक। अ लिटिल बाइट, अ लिटिल क्यों यूज किया, क्योंकि जो केक है उसमें से एक लिटिल बाइट, छोटी सी बाइट, बहुत स्मॉल बाइट, राइट। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को और स्मॉल अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ अ लिटिल जो है वो यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अ फ्यू देख लो, ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। अ फ्यू गुड फ्रेंड्स मतलब थोड़े से अच्छे दोस्त हैं उसके, बहुत कम अच्छे दोस्त, स्मॉल नंबर में अच्छे दोस्त। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और देख लो, और क्या हो सकता है, और लिटिल का एग्जाम्पल दे देती हूँ। लिटिल का एग्जाम्पल और क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल द किटन इज लिटिल। ठीक है, जो किटन है वो क्या है, लिटिल है, बहुत छोटू सा। ठीक है, उस चीज के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट नथिंग, बहुत ही छोटी सा है, छोटा सा है, नॉट मच। ठीक है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर दिस मॉर्निंग। तो लिटिल वाटर मतलब बहुत थोड़ा सा, नेग्लिजिबल, एक सिप दो सिप, बहुत कम पानी पिया मैंने मॉर्निंग में। तो जब आपको बहुत कम नेग्लिजिबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिटिल या फ्यू वर्ड यूज करोगे। और पॉजिटिव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है या स्मॉल अमाउंट्स को एक्सप्रेस करना है, तो अ फ्यू या अ लिटिल वर्ड जो है वो क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। द फ्यू या द लिटिल वर्ड कब यूज करोगे, देखो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू हु अप्रिशिएट द हार्ड वर्क। मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से देखो ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे हार्ड वर्क को। तो जितने भी वो लोग हैं, 10, 15, 20, 50, 50, जितने भी लोग हैं उनमें से यू आर द वन। तो वट एवर देयर आर, वट एवर नंबर ऑफ पीपल देयर आर हु अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, उनमें से यू आर द वन। जब आपको इस तरीके से चीज को एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, आप द फ्यू या द लिटिल जो है यूज करोगे। ठीक है, आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड सो दैट वी कैन प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या है, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का बेसिकली डिस्टिंक्शन करके बताया हुआ उन्होंने कि इसको कहाँ यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये जो रूल नंबर 22 है, सी आई एम स्किपिंग दिस 21 रूल, आई कम बैक टू दिस रूल लेटर ऑन वंस वी फिनिश रूल नंबर 22। तो यहाँ पे जो है आपका रूल नंबर 22, वो बेसिकली क्लियरली यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट लिटिल। लिटिल देखो, लिटिल कब यूज करना है, शॉर्टेज ऑफ समथिंग दिखाने के लिए, जब आपके पास हार्डली एनी अमाउंट ऑफ थिंग है। ठीक है, आप अ लिटिल कब यूज करोगे, सम अमाउंट को शो करने के लिए, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे देखो, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, दिस इज इनकरेक्ट। लिटिल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज, बहुत कम नॉलेज, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा है। हेंस यहाँ पे अ लिटिल आना था। द लिटिल कब यूज करते हो, नॉट मच, बट जितना भी है उतना, वॉट एवर देयर इज। तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वॉट एवर देयर इज, जितनी भी क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, मान लो इतना है, और इतने में से सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी जो है वो बची है, तो अब जितनी भी क्वांटिटी बची है उसमें से जितना है उसकी बात कर रहा है। जैसे कि देखो, लिटिल वाटर इन द बॉटल में बी यूज फॉर द चाइल्ड, दिस इज रॉन्ग। ये इसका क्या आएगा, द लिटिल वाटर। अब बॉटल है, बॉटल में मान लो इतना वाटर है, ठीक है, the little water, तो whatever water is there in the bottle that has to be used for the child, और यहाँ पे जैसे patient लिखा हुआ है that has to be used for the patient। तो whatever quantity is left उसकी बात जब करनी है, या whatever number is left उसकी बात जब करनी है, तो आप the little यहाँ क्या यूज करोगे, the few यूज करोगे। the little का ये एग्जाम्पल है, the few का I've already given you the example। I think you are one of the few people in the world who appreciate the हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, ये रूल दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये वर्ड्स जो हैं अलग हैं, और बुक्स में भी इन रूल को अलग से ही मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है,
कुछ कंफ्यूजन होगा तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, आई विल जस्ट रिपीट द एंटायर थिंग, राइट? मीनवाइल आई एम जस्ट प्रोसीडिंग टू रूल नंबर 21. रूल नंबर 21 क्या है? लेस और फ्यू. देखो लेस वर्ड है, जैसे हमने पढ़ा था सम कहाँ यूज कर रहे थे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट जब हो रही थी तब यूज कर रहे थे, ठीक है? और एनी कब यूज कर रहे थे? दो सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट? सिमिलरली लेस कहाँ यूज करेंगे और फ्यू कहाँ यूज करेंगे? फ्यूअर, ठीक है? अब ये फ्यू और ये फ्यू सेम वर्ड है, बट यहाँ पे इसका फॉर्म अलग है, ठीक है? लेस वर्ड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज की, ठीक है? ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है? और फ्यूअर किसको डिनोट करता है? नंबर को, यानी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो. यहाँ पे अनकाउंटेबल चीज आ जाएगी और यहाँ काउंटेबल आ जाएगी. देखो जैसे नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, अब 50 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इसने लेस यूज किया स्टूडेंट्स के साथ. स्टूडेंट्स के को आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ये 100 ना बोल के आप ऐसे बोल सकते हो 100 kg स्टूडेंट्स हैं, ये 100 मीटर स्टूडेंट्स हैं. तो क्वांटिटी तो नहीं देख सकते ना आप स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन. तो यहाँ पे आप उसके साथ लेस वर्ड यूज नहीं करोगे क्योंकि वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप उसके साथ फ्यूअर वर्ड यूज करोगे क्योंकि वो नंबर को डिनोट कर. देखो नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, दिस इज करेक्ट, राइट? दिस इज करेक्ट, राइट? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है देयर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बॉटल. अब यहाँ वाटर के कंटेक्स्ट में क्या यूज कर रहा है? फ्यूअर. बट कैन यू काउंट वाटर इन नंबर्स? वो एक बॉटल में अगर मैं आपको पानी दूंगा और उसको कहूँ इसको नंबर्स में मुझे काउंट करके बताओ, कैन यू काउंट दैट? नो, डेफिनेटली नॉट. उसकी आप सिर्फ क्वांटिटी ही मुझे बता सकते हो कि मैम दिस इज 1 लीटर ऑफ वाटर, और मे बी दिस इज 500 ml of water, or maybe this is 2 liters of water. That's it. You can tell me the quantity of it, but you cannot count the water in numbers, right? तो ऐसी चीजें जो क्वांटिटी में मेजर होती हैं, जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ आप लेस वर्ड यूज करते हो. और ऐसी चीजें जिनको आप नंबर में काउंट कर सकते हो, उनके साथ आप फ्यूअर वर्ड यूज करते हो, ठीक है? जैसे कि देखो देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बॉटल. यहाँ लेस वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर. तो फ्यूअर वर्ड कहाँ यूज करते हैं? जहां नंबर है. और लेस वर्ड बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? जहां क्वांटिटी है. आई होप ये रूल सबको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक ऑफ लाइक 2-3 seconds. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद आई जस्ट मूव ऑन टू रूल नंबर 23. किसी को कुछ प्रॉब्लम्स? See, I'm waiting for your messages in the chat box. Nobody is texting. Okay, no doubts. Okay. चलिए, then let's move on to rule number 23. देखो रूल नंबर 23 काफी सिंपल रूल है, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये वर्ड्स जो है ना, ऑफन जब हम यूज करते हैं तो हम इनको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है? अब ये वर्ड्स क्या है? दिस वर्ड इज एल्डर एंड ओल्डर. अब मतलब तो दोनों का ही सेम है. ओल्डर मतलब आपसे कोई बड़े इंसान की बात हो रही होगी, और एल्डर मतलब डेफिनेटली आपसे कोई बड़ा ही होगा, है ना? या आप किसी से एल्डर हो गए, ठीक है? तो इन वर्ड्स को क्या कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन की वजह से हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और वो गलत हो जाता है. अब देखो दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, एल्डर एंड ओल्डर. जो एल्डर वर्ड है ना, उसको आप कब यूज करोगे? जब आपको सेंटेंस में ये एक्सप्रेस करना होगा कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर की बात कर रहे हो, और उसके कंटेक्स्ट में आप ये बता रहे हो कि मैं उससे बड़ा हूं या वो मुझसे बड़ा है, ठीक है? तो एल्डर वर्ड जो है, इट इज यूज फॉर द पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली.
फॉर एग्जाम्पल साबू इज माई एल्डर ब्रदर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इस केस में आप साबू इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं यूज करोगे, दिस इज इनकरेक्ट। तो जब सेम फैमिली के मेंबर्स की बात हो रही होती है तो हम एल्डर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हो जो सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं और आपसे बड़े हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी थिंग की बात कर रहे हो जो पुरानी चीज है, उस केस में आप क्या यूज करोगे? ओल्डर वर्ड को यूज करोगे। तो ओल्डर वर्ड कहाँ यूज होता है? इट रेफर्स टू द पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स एंड इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय देन। अब देन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव पढ़ा था आर्टिकल्स में, तो हमने देखा था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं? देन, क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसके साथ आपको देन यूज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी ओल्डर वर्ड जो है, देखो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ओल्डर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ओल्डर वर्ड जो है यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, हेंस इट विल बी फॉलोड बाय देम, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री अगर यूज कर रहे हो तो दो चीजों में कंपेयर ही कर रहे होगे ना, तभी आप यहाँ पे ओल्डर वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्डर के साथ इट इज फॉलोड बाय व्हाट? देन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रोहन इज एल्डर देन ऑल द बॉयज इन दिस एरिया। अब रोहन का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? ऑल द बॉयज ऑफ दिस एरिया। अब ऑल द बॉयज ऑफ दिस एरिया तो उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे ना, तो हम एल्डर वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या यूज करना चाहिए था? ओल्डर। तो रोहन इज ओल्डर देन ऑल द बॉयज इन दिस एरिया जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ ओल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, हेंस इट इज फॉलोड बाय देन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना रोहन का ऑल अदर बॉयज के साथ, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज की। एंड कंपैरेटिव डिग्री में जब आप देन यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप देन यूज करते हो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द कंपैरिजन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो आई होप इसका यूज सबको समझ आ गया होगा। एल्डर वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब आप अपनी ही फैमिली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो या अपनी ही फैमिली के कंटेक्स्ट में किसी बड़े इंसान की बात कर रहे हो। और ओल्डर वर्ड आप यूज करते हो व्हेन द पर्सन डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, और मे बी किसी कोई भी पर्सन जो आपसे बड़ा है, ठीक है, बुजुर्ग है, और क्या कहते हैं, कोई भी थिंग जो पुरानी है, और इसके साथ आप देन वर्ड यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ऐसा सही कुछ ये वाला रूल है, रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 बेसिकली क्या है? कहता है नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री जो है कब यूज करते हैं? जब आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, और उसके साथ आप यहाँ क्या यूज करते हो? फिर देन वर्ड यूज करते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन वर्ड ही यूज करते हो एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करने के लिए। लेकिन जब ये वर्ड्स यूज होंगे ना, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? देन की जगह पे आप टू वर्ड यूज करोगे। जैसे सारा इज जूनियर देन नीता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जूनियर वर्ड है तो जूनियर टू नीता। ये हम प्रेपोजिशन चैप्टर जब करेंगे तो हम तब भी पढ़ेंगे कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन जाती है, दैट इज टू प्रेपोजिशन, ठीक है। तो वहां पे भी हम इसको देखेंगे। तो सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, दीज आर द वर्ड्स जहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के बाद भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो? टू यूज करते हो। और नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? देन यूज होता है। देखो सारा इज जूनियर टू नीता, दिस इज करेक्ट। प्रेफर वर्ड है, प्रेफर वर्ड के साथ देखो आई प्रेफर रीडिंग देन राइट देन वॉकिंग, जो है वो गलत हो जाएगा। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेफर वर्ड के साथ भी अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी प्रेपोजिशन तो वो कौन सा प्रेपोजिशन होगा? टू होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे भी ये बेसिकली यही बता रहा है कि यहाँ पे क्योंकि एल्डर वर्ड है या ओल्डर वर्ड है, जब कंपैरिजन हो रहा है ओल्डर वर्ड में तो इट इज फॉलोड बाय देन। और यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री में आप नॉर्मली देन ही वर्ड यूज करते हो, बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन्ड है यहाँ पे, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर एंड सुपीरियर, जिनके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री होते हुए भी क्या यूज करोगे? टू प्रेपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये देखो आपके सामने, राइट, ओके। अब देखो रूल नंबर 25, व्हाट इज रूल नंबर 25 सेइंग? बहुत सिंपल रूल है रूल नंबर 25। देखो रूल नंबर 25 क्या बोलता है? व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन,
मतलब एक चीज का जब दूसरी चीज से आप कंपैरिजन कर रहे हो और उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, एंड दिस कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन, the word other must exclude the thing compared from the class of things with which it is compared. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल ए का आप कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पे बी के साथ। अब कंपैरिजन करने के लिए आपने क्या यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर आप यूज करोगे, और जो हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं ऊपर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वाले जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ऊपर, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स नहीं यूज हो रहे हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, आप देन यूज करते हो। अगर इनमें से कोई वर्ड होता तो हम टू यूज करते हैं, बट अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, वी यूज देन। ठीक है, तो एक चीज का जब दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, देन के साथ यूज करते हो। अब देखो ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है, अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगी ना। अगर मैं बोलूं ए इज इंटेलिजेंट देन बी, तो यहाँ पे कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करके अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो ये जो होगा, इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये एक अलग क्लास ऑफ पर्सन हो जाएगा और ये एक अलग क्लास ऑफ पर्सन हो जाएगा। ये डेफिनेटली अगर इसके साथ कंपेयर किया जा रहा होगा तो सेंटेंस ऐसे बोलेगा कि ये वाला पर्सन जो है ये बेटर है इससे, चाहे ये या इससे ब्यूटीफुल है, या इससे इंटेलिजेंट है, या इससे स्ट्रांग है, या इससे ब्रेव है। तो हमेशा इस पर्सन को क्या दिखाया जाएगा, बेटर दिखाया जाएगा। उस केस में आपको इस पर्सन को इस पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ, या यहाँ पे अगर कोई वन पर्सन भी है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बिकम द डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स, एंड दिस विल बिकम द डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन और थिंग, राइट। तो उस केस में इसको एक्सक्लूड करने के लिए आप यहाँ क्या यूज करते हो, अदर वर्ड यूज करते हो इनके साथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। तो व्हेन कंपैरिजन इज मेड यूजिंग कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, द वर्ड अदर मस्ट एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड करेगा, इस चीज को, इस पूरे ग्रुप ऑफ चीज से जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे अदर वर्ड यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जब देखोगे तो बेटर समझ आएगा। देखो, ही इज बेटर देन एनी मैन, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अदर वर्ड नहीं यूज किया गया। ही जो है एक पर्सन है, इसको मैं एनी मैन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, मतलब कोई भी मैन रैंडम उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ। अब ये क्या पर्सन को, ये क्या है, ऑब्वियसली इन लोगों से बेटर है, तो ये डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन हो गया, और ये डिफरेंट पर्सन हो गया, ये डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन हो गया। तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और देन के साथ यहाँ पे आपको अदर यूज करना पड़ेगा, ताकि आप इन लोगों को इस लोगों से क्या कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको, या इस पर्सन को इन लोगों से क्या कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एनी मैन रहने दें, देखो एनी मैन इंक्लूड्स मैन हिमसेल्फ। अगर मैं एनी मैन बोलूंगी ना कि 100 मैन है, अब 100 मैन में ही इज बेटर देन एनी मैन, इट मींस ही इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ओनली। तो उसको आप उसके साथ भी कंपेयर कर रहे हो। इस ही को अगर मैं बोलूं राम इज बेटर देन एनी मैन, अब ये ग्रुप ऑफ मैन है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मैन है, यहाँ पे राम भी इंक्लूडेड है। अगर आप अदर नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप राम को इन सारे मैन के साथ तो कंपेयर कर रहे हो, बट राम को राम के साथ भी कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सक्लूडेड राम फ्रॉम दिस एंटायर ग्रुप। तो उस एक्सक्लूजन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनी अदर मैन वर्ड जो है, अदर वर्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सो दैट दिस पर्सन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, ये जो पर्सन है दिस पर्सन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट। ओके, अगर आप एनी वर्ड यूज करोगे, अदर यहाँ पे नहीं यूज करोगे, दैट मीन्स ये जो राम है, ये राम भी इसी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, और इसको हम इस ग्रुप के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, एंड क्योंकि दिस पर्सन इज पार्ट ऑफ द ग्रुप, ये इसको खुद के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो उस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अदर वर्ड यूज करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ आल्सो, मतलब ये जो ही है या ये जो राम है इसको भी इंक्लूड करेगा, एंड दस द सेंटेंस विल बी ऑकवर्ड। आई होप इट इज क्लियर कि आपको अदर वर्ड सेंटेंस में कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से मैसेज करो, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू रूल नंबर 26। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 रूल्स, बहुत सिंपल रूल्स हैं, आगे जल्दी बताओ। देखो नेक्स्ट रूल देखो, मीनवाइल यू रिप्लाई,
मैं आगे रूल पे प्रोसीड करती हूँ। देखो कुछ सेंटेंसेस ना, जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करोगे या पेपर में आएगा, ऐसे होंगे जहां पे कंपैरिजन इतना सटल होगा ना, आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस सेंटेंस में मिस्टेक को ढूंढने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे ये सेंटेंस अगर आप फर्स्ट टाइम में पढ़ो और मैं इस सेंटेंस को बेसिकली हाइड कर दूं, करेक्ट सेंटेंस को, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको ये सेंटेंस करेक्ट ही लगेगा। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। देखो ना, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है? यहाँ पे देखो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ? मुंबई के क्लाइमेट के साथ। बट क्या इस सेंटेंस में मेंशन किया कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई के साथ कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो हमेशा सेम चीजों में होगा ना। तो कंपैरिजन अगर यहाँ क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का हो रहा है तो यहाँ पे सेंटेंस में मेंशन ही नहीं है क्लाइमेट ऑफ मुंबई। यहाँ तो वो होल मुंबई के साथ क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर कर रहा है। तो दोनों वेरिएबल्स जिनका कंपैरिजन हो रहा है वो डिफरेंट है। हेंस द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इस स्टेटमेंट का करेक्ट वर्जन क्या होगा? देखो यहाँ पे कंपैरिजन शुड बी बिटवीन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एंड क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो जो करेक्ट सेंटेंस होना था वो ये होना था, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। सेम सेम चीजों के बीच में ही कंपैरिजन करोगे ना। ऐसा तो नहीं है क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, सिर्फ दिल्ली का जो क्लाइमेट है, सिर्फ क्लाइमेट को आप पूरे मुंबई के साथ कंपेयर करोगे। नो ना, द वेरिएबल हैज टू बी सेम। यहाँ पे क्लाइमेट है तो यहाँ पे भी क्लाइमेट की बात करोगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस में ये जो गलतियां होंगी बहुत सटल होंगी, कंपैरिजन करते हुए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई नहीं होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। या तो इसको इस तरीके से लिखोगे तो भी करेक्ट होगा। अगर आप यहाँ क्लाइमेट ऑफ वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो आप देन दैट ऑफ मुंबई भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। बिकॉज यहाँ पे दैट ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लाइमेट ऑफ मुंबई को। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, नो रांची इज अ प्लेस इन झारखंड, ठीक है, इज बेटर देन दैट ऑफ गया, गया इज अ प्लेस इन बिहार। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया। तो यहाँ पे द क्लाइमेट जो है ऑफ रांची को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? दैट ऑफ गया के साथ। तो यहाँ पे दैट ऑफ वर्ड के साथ किसको रिप्लेस किया? क्लाइमेट ऑफ के साथ। तो ये भी जो फॉर्म होगी सेंटेंस की ये भी करेक्ट होगी। यहाँ पे दैट ऑफ मीन्स क्लाइमेट ऑफ। ठीक है, ओके। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां जो होंगी सेंटेंस में इनका ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर प्लूरल चीजों में कंपैरिजन है तो आप दैट ऑफ की जगह क्या यूज करोगे? दोज ऑफ यूज करोगे। जैसे द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस, ये क्या है? प्रोडक्ट्स प्लूरल है। यहाँ पे तो क्लाइमेट ऑफ रांची था ना, तो क्लाइमेट क्या था? सिंगुलर। यहाँ पे क्या है? प्लूरल। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी। दोज क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो जब भी यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल फॉर्म में होगा कंपैरिजन में, तो आप यहाँ पे दोज ऑफ यूज करोगे टू रेफर द सेम प्रोडक्ट्स ऑफ सुजुकी। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ सुजुकी, वो भी ठीक होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ सुजुकी। तो यहाँ द प्रोडक्ट्स ऑफ एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ये भी सेम है। यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे द प्रोडक्ट्स की ऑफ की जगह क्या यूज कर सकती हूँ? देन दोज ऑफ भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, यहाँ पे देखो कलेक्टिव नाउन गिवन है, सीनरी। कौन सा कलेक्टिव नाउन है ये? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या बेसिकली, देखो जब भी आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन दिया होगा, जैसे यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन शिमला, बेटर देन शिमला नहीं, बेटर देन दैट ऑफ शिमला। ठीक है, सीनरी जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं ना, सिंगुलर कंसिडर करते हैं इसको। तो यहाँ पे दैट ऑफ यूज किया है, दोज ऑफ नहीं किया। दोज ऑफ कब यूज करते हैं? जब वर्ड जो है उसको हम प्लूरल ट्रीट करें। पर सीनरी जो है वो बेसिकली जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसको तो हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, तभी तो हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। याद है, पढ़ा था ये रूल पीछे। तो हेंस यहाँ पे क्या यूज किया? दैट ऑफ। अब आप देख रहे हो कैसे हमने जो पहले रूल्स पढ़े थे कलेक्टिव नाउन के, वो यहाँ इस रूल में भी कैसे लिंक हो रहे हैं। तो आपको सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे सो दैट यू कैन मेक इंटर कनेक्शंस। ये जो लिंकेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप बना पाओ, इसके लिए पहले वाले जो हमने रूल पढ़े ये आपको आने चाहिए। ठीक है,
तो कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब क्योंकि सिंगुलर है तो सीनरी वर्ड भी तो सिंगुलर होगा, तो अगर सीनरी वर्ड सिंगुलर है तो उसके साथ दोज ऑफ थोड़ी ना यूज करोगे, दोज ऑफ तो प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज करना है, क्या करेंगे, दैट ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो थी, एक अलग से जो एग्जाम्पल आ रहा था वो भी मैंने मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये रूल है 27 रूल। जब भी एक सेंटेंस गिवन है और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है मैनी अ करके शुरू है, मतलब वो सेंटेंस जो है इस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू है, तो आप उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। इस चीज को याद कर लो अच्छे से। एनी सेंटेंस दैट इज स्टार्टिंग विद दिस वर्ड, उस सेंटेंस में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे मैनी अ स्टूडेंट वर ड्रोन्ड इन द रिवर, क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ वर नहीं आना, यहाँ क्या आना था, वॉज। अब आपको लगेगा मैनी वर्ड यूज किया है, मैनी तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है या बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नोशन आपका बिल्कुल गलत होगा, उसको ऐसे नहीं सोचना है। मैनी अ वर्ड जो है जब भी आपका यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इस वर्ड से हो रही है, तो आप उसके साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, तो ही वो सेंटेंस करेक्ट होगा। सो रिमेंबर दिस रूल ऑलवेज। ठीक है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे इस रूल में एग्जाम में। देखो रूल नंबर 28, रूल नंबर 28 क्या कहता है, देखो कोई सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। अब मान लो द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द नंबर ऑफ, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अ नंबर ऑफ। तो अगर कोई भी सेंटेंस जो है द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ये है, ठीक है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, ये है, तो उस केस में आप कौन सा वर्ब यूज करोगे उस सेंटेंस में, द नंबर ऑफ जब भी यूज होगा उस केस में आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, और अ नंबर ऑफ जब भी यूज होगा तो उस केस में आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यही ये रूल जो है वो बोल रहा है। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पार्ट ही होता है ना सब्जेक्ट, तो द नंबर ऑफ अगर सब्जेक्ट में यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, और अगर अ नंबर ऑफ दिया गया है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। एग्जांपल्स देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि द नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहाँ पे आर यूज हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको द नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, उनको लगेगा यार ये स्टूडेंट्स वर्ड है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो आर ही जाएगा, आर गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ नाउन चैप्टर। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जब भी यूज होगा आप उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी स्मॉल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसी तरीके से अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस इज इनकरेक्ट। अ नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते हैं, दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, रूल नंबर 28 बोलता है जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है, अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, जैसे कि इन एग्जांपल्स में किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रूल नंबर 29, लास्ट रूल ऑफ द चैप्टर। देखो कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट 1 गिवन है और सब्जेक्ट 2 गिवन है, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ये वाले वर्ड्स, जैसे कि एज, वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट विद। ठीक है, तो अगर ये वाले वर्ड्स जो हैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इफ ऑल दीज वर्ड्स आर ज्वाइनिंग सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे आप वर्ब कौन सा यूज करोगे, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट 1 क्या है। सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर, नो मैटर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज हो रही है, कोई चक्कर ही नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इनमें से कोई वर्ड्स के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, ये कोई भी वर्ड्स इन सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो सब्जेक्ट 1 के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखो, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि राम सब्जेक्ट 1 है
his 5 friends is subject to, और देख लो 5 friends plural subject है subject to, और राम क्या है singular subject, this is singular subject, and subject 1 and subject 2 are joined by as well as. तो यहाँ पे verb कैसा यूज होना था, आपका verb यूज होना था यहाँ पे subject 1 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यूज होना था is going. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये वाला, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग, क्योंकि राम क्या है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ, सिंगुलर. ठीक है, यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल, द टीचर, टीचर क्या है यहाँ पे, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट 1, अलोंग विद से ज्वाइन किया. द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है सब्जेक्ट 2, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल. वॉज गोइंग, अब वॉज गोइंग यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा. क्यों यहाँ पे वॉज गोइंग वर्ब यूज किया, ये सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट 1 क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, सो whenever subject 1 and subject 2 are joined by any of these words mentioned in rule number 29, you have to use the verb in the sentence according to subject 1 only. तो सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब डाल देना, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब डाल देना. ठीक है, अब बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को. With this we have successfully binded up this noun chapter. It took us quite a long time, but then yes we have already finished this. अब मंडे को हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे with all the new energy and new zeal. Congratulations, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया. One more step ahead we are now. 2 चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिया, आर्टिकल्स एंड नाउन. नाउन जो था काफी बड़ा चैप्टर था, काफी हेक्टिक चैप्टर था, बट यस वी हैव फिनिश्ड दिस. ठीक है, अभी किसी को कंफ्यूजन है या फिर मैं वाइंड अप करूं क्लास, जल्दी से बता दो. No messages so far. What happened? No replies. कुछ रिपीट करना है. Sunil is saying he doesn't have any doubt. Any other student? Everybody is going. No, ma'am. Okay, then with this, I shall be winding up the class for today. I'll see you on Monday. Right? कल आप लोगों का टेस्ट है, बहुत अच्छे से अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना, सोच समझ के इजीली सब रिवाइज कर लेना. 2 चैप्टर्स हमने किए हैं. You have a good opportunity to revise these chapters. Right? तो सैटरडे संडे को यूज करो और अपने दोनों चैप्टर्स रिवाइज करो. कुछ कंफ्यूजन हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो ग्रुप में पोस्ट कर देना. आई टेक ऑल ऑफ देम. क्लास नहीं है, बट देन डेफिनेटली अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मैं ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, with this I'm just winding up the class. I'll see you on Monday. Study hard and have a good night everyone. Thank you so much. Good night. Thank you so much for joining the session.